हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अजीत सर फ्रॉम सक्सेस एकेडमी हजारीबाग। आज मैं उस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिससे लगभग हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और आने की संभावना है। तो आइए हम लोग जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। उस टॉपिक से हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है भारत का देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। जो भारत में रहने वाले हैं, जो भारत में रहते हैं, भारतवर्ष में रहते हैं, उनको भारतीय कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के जितने भी लोग हैं भारत के संतान कहा जाता है, भारत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। प्राचीन भारत के लोग जो हैं अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। कहने का मतलब है कि आखिर जम्बूद्वीप क्यों कहते थे, तो यह शब्द जम्बू वृक्ष से आया। यहाँ बहुत सारे जम्बू कहने का मतलब है जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष अधिक होने के चलते यहाँ जामुन का द्वीप कहते थे, इसी वजह से जम्बूद्वीप कहा गया। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहा करते थे। जितने भी लोग प्राचीन ईरानी जितने भी थे वो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे इसे। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब के लोग इसे हिंद कहा करते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यूनानी भाषा इंदे के आधार पर ही अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब क्या है कि हम आखिर भारत के बारे में जानेंगे कैसे, कहाँ से स्रोत हमें मिलेगा, कहाँ से हम लोग जानेंगे, इसके बारे में जानते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। इसे 3 भागों में बांटा गया है। जो 3 भागों में बांटे हैं वो जर्मन इतिहासकार थे, उनका नाम क्रिस्टोफ सेलियरस था। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत को जानेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत को जानेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होता है। जो हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को जानते हैं मुख्य रूप से 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये 4 पॉइंट को इकट्ठा जब करेंगे तो हम लोग भारत का इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हम लोग जान पाएंगे। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। अब यहाँ जानना है कि वेद कितने प्रकार के हैं, उसके बारे में जानना है। वेद मुख्य 4 प्रकार के हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेदों को इकट्ठा करके इसे संहिता कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में जितने भी ऋचाएं हैं उनको पढ़ने वाले को, उस ऋषि को होत्री कहा जाता है। उस ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 28 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में ज्ञानत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुस्वर्ण के हिसाब से 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यहाँ जानने के यह है कि आखिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
यहाँ इनकी उत्पत्ति के बारे में भी बताया गया है। तो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघ से और शूद्र शरणों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा गया है। अब आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन है। आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। सामवेद में साम का अर्थ है गान। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचा गया है। इसमें 731 मंत्र तथा लगभग 600 पद हैं। अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों का वर्णन दिया गया है, जैसे गृह निर्माण, कृषि, जादू टोना, रोग निवारण, विवाह, राजा का चुनाव इत्यादि। यहाँ अथर्ववेद को जादू टोना का भी वेद बोला जाता है। सबसे प्राचीन, यहाँ आप जानने की जरूरत है कि आखिर सबसे पहला वेद कौन सा है और सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, सभा एवं समिति, इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य को और 2 नामों से जाना जाता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये 2 नामों से जाने जाते हैं चाणक्य। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। चचनामा के लेखक अली अहमद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ, जो पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है वो अष्टाध्यायी में हुआ है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस आस्टोबुलस है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका था। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत थे, जो बिंदुसार के राजदरबार में आए थे। डायोनिसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। नाउ चीनी यात्री के बारे में हम लोग जानते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चीनी यात्री फाहियान ने गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान ने 14 वर्षों तक भारत में रहा। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था और लगभग 1 वर्ष के यात्रा के बाद उसने पहले भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। वह भारत में लगभग 15 वर्षों तक रहकर 645 ईस्वी में चीन लौटा। वह बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, जो वेनसांग जब पढ़ने के लिए आए थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो आचार्य शिलभद्र थे। अलबरूनी एक अरबी लेखक था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी उसकी कृति किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे भारत का खोज कहा जाता है, वह है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया पुस्तक रिहला है। 1933 में वह दिल्ली पहुंचा था। इब्न बतूता के काबिलियत के बारे में, विद्वता के बारे में जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक
को पता चला तो उसने प्रभावित होकर के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश का यात्रा पर आया था। अभिलेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, इसे एपिग्राफी कहा जाता है, कहलाता है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाता है एवं दक्षिण भारत में मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती है और दक्षिणायन के मंदिरों को वेसर शैली कहते हैं, वेसर शैली कहलाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा रहता है तो उसे पंचायतन शैली कहा जाता है, पंचायतन शैली कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है और इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसके बारे में जानते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। और आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन तो था लेकिन जो लिखा गया है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। पूर्व पाषाण काल में मनुष्य का मुख्य आहार जो था, जो मुख्य भोजन करने का था, वो शिकार था। वो शिकार करके उन लोग भोजन करते थे। आग का आविष्कार सबसे पहले कब हुआ, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। वहीं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, किसी जानवर को पालतू बनाया था तो वह कुत्ता था और कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले बनाया जाने वाला औजार कुल्हाड़ी था, जिसे हम लोग जनरली गांव में टांगी बोलते हैं। कहने का मतलब कुल्हाड़ी, मनुष्य ने सबसे पहले जो औजार बनाया था वह कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल गेहूं, जो पहला फसल है मनुष्य के द्वारा अपनाया गया वह गेहूं और जौ, जो प्रथम फसल था वो गेहूं था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। जो कृषि का प्रथम उदाहरण जो मिलता है, सबूत जो मिलता है, वह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज की। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। यदि मेरे वीडियो को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि हर एक वीडियो, हर एक तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।